Hey guys, welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan. हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। आई एम तहजीब जावेद और आज हम शुरू करने वाले हैं यूपीएससी और केएस के लिए एंशिएंट इंडिया का मॉड्यूल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल बहुत स्पेकुलेशंस है कि जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाली है और एग्ज़ाम केएस का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द हो जाएगा। उसको मद्देनज़र रखते हुए, वेट ना करते हुए हमने सोचा है कि हम शुरू कर देते हैं। जैसे कि सिलेबस के बारे में हम जानते हैं, उसके कई सारे डिविजन्स हैं, इस वजह से हमने हिस्ट्री पिक किया है क्योंकि वो एक बड़ा डिवीज़न है। कुछ लोगों को ये मॉड्यूल स्टार्टिंग में बहुत बेसिक लगेगा क्योंकि शायद उन्होंने पहले से पढ़ रखा होगा या फिर वो हिस्ट्री के बैकग्राउंड के होंगे, लेकिन हमने ऐसा कोर्स बनाया है जो हर लेवल के स्टूडेंट को केटर करेगा। आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, साइंस बैकग्राउंड के हो या फिर आप आर्ट्स के हो, ये सबके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। बहुत प्राइमरी लेवल से हमने जानबूझ के शुरू किया है। आप हमारे साथ वीडियो देखना स्टार्ट करें। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें, उसके अकॉर्डिंग हम वो केटर कर लेंगे। और अभी हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का। जहाँ तक हिस्ट्री के ये 3 सेक्शंस की बात मैं कर रही हूँ, ये मैं अभी आगे आपको बताती जाऊँगी वो क्या क्या हैं। उसके साथ साथ में उन 3 मेन डिविजन्स के साथ साथ में, जिनको कि हम जनरली एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न ये समझते हैं, उनके साथ साथ में एक और सेक्शन रहेगा जो वर्ल्ड हिस्ट्री का है, लेकिन वो जो है वो मेंस के पार्ट का सिलेबस का पार्ट है। उसके अलावा एंशिएंट जो है वो ज़्यादा हम प्रीलिम तक देखते हैं कि प्रीलिम तक उसका वेटेज है। तो इसके अकॉर्डिंग हम सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग आगे चलेंगे। अभी मैं आपको बताती जाती हूँ कि किस तरह से आपकी पूरी हिस्ट्री डिवाइडेड है और किस तरह से अलग अलग पार्ट्स को आपको ट्रीट करते जाना है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले समझने के लिए कि ये सब्जेक्ट क्या है, कहाँ से आया, और बहुत ही बेसिक लेवल के ऊपर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको बिना समझे हम हिस्ट्री को समझ नहीं पाएंगे। वो क्यों और कैसे, वो अभी जब मैं आपको यहाँ पे पढ़ाती जाऊँगी तो आप समझते जाएंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं कि हिस्ट्री है क्या। हिस्ट्री को कहा जाता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि एक अनएंडिंग डायलॉग है। एक अनएंडिंग डायलॉग है हमारे प्रेजेंट और हमारे पास्ट के बीच में। ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हम आम जिंदगी में जानते हैं, एक किसी छोटे बच्चे से भी पूछेंगे कि हिस्ट्री क्या है तो वो यही कहेगा कि उसमें कुछ कहानी होती है और कहानी के साथ डेट्स होती हैं, और ये पूरा हमारे उस वक्त के बारे में हमें बताती है जो वक्त हमने नहीं देखा, हमारे पास जिसके कुछ के रिकॉर्ड्स हैं, कुछ के नहीं हैं। और ये वो है जो हमारे पूरे मैनकाइंड की, जब से ह्यूमंस हैं तब से जो भी स्टोरी है एक मैनकाइंड की, वो हमें बताती है। ये एक जनरल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। इसी वजह से हम इसको एक अनएंडिंग डायलॉग बोलते हैं। इस वजह से अनएंडिंग क्योंकि कहाँ तक हम इसमें बैकवर्ड्स जा रहे हैं वो डेट हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कंप्लीटली और डेफिनेटली। अब जहाँ तक हिस्ट्री का सवाल है, बहुत बेसिक लेवल पे हम शुरू करें तो ये जो एक टर्म है ये एक ग्रीक टर्म है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक वर्ड हिस्टोरिया। जो ये हिस्टोरिया वर्ड है, ये वर्ड हमारे को ये बताता है कि हिस्ट्री जो है ये एक तरह का इन्वेस्टिगेशन है। इस वर्ड का मतलब है टू इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेशन है इन द लाइफ एंड द डे टू डे रूटीन ऑफ पीपल जो पहले थे अब नहीं रहे। अगर हम इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को लेकर के चलें तो हमें ये समझ आता है कि हिस्ट्री जो है कहीं ना कहीं हमें 2-3 बेसिक चीज़ों के अराउंड रोटेट करती हुई दिखती है। एक ये कि कोई एक टाइम पीरियड है जिसके बारे में बात होगी, एक ये कि कोई जगह है जहाँ पे वो पूरी स्टोरी चल रही होगी, और मेन एक्टर कौन है जो उस टाइम पे सर्वाइविंग ह्यूमंस हैं और जो उनकी लाइफ है उनके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसके बारे में बात करने वाले हम कहते हैं कि हेरोडोटस थे। ये जो थे ये ग्रीक के एक सिटीजन थे। इनके बारे में कहा जाता है कि ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। एक रोमन फिलोसोफर हुआ करते थे सिसेरो नाम के, उन्होंने इनको फादर ऑफ हिस्ट्री इनके लिए बोला था। क्यों? क्योंकि ये वो थे जिन्होंने सबसे पहले एक बुक लिखी, जिस बुक का नाम उन्होंने दिया द हिस्ट्रीज। ये जो थी बुक, इसके ज़रिए इन्होंने ट्रेस किया था एक पर्शियन जो ईरान के लोग थे उनकी और ग्रीक लोगों के बीच में एक वॉर हुई थी उसके बारे में। इससे लोगों को ये पता चला कि हम रिकॉर्डिंग्स कर सकते हैं।
और जो ये रिकॉर्डिंग्स करने का कल्चर है यही फिर आगे चल के डेवलप किया, और इसी के वजह से आज हम ट्रेस कर सकते हैं मैनकाइंड का पूरा डेवलपमेंट थ्रू दी डिफरेंट एजेस। इनके अलावा भी हमारे पास कुछ कुछ नाम आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे मेंशन है लियोपोल्ड वॉन, इनको बोला गया है फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन जब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ें तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझनी चाहिए कि हिस्ट्री जो है ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें कुछ चीज़ें हमें लिखी हुई मिलती हैं और कुछ चीज़ें हमें खुद ब खुद ढूंढनी पड़ती हैं बेस्ड अपॉन थिंग्स जो हमें पास्ट की कहीं पर मिलती हैं। उन चीज़ों को हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। वो हम चीज़ें समझेंगे जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगी कि क्या क्या सोर्सेज हैं जिससे हमने अपनी पूरी हिस्ट्री को समझा है, ट्रेस किया है और फिर आज के टाइम पे रिकॉर्डिंग्स की हैं। बिफोर मूविंग ऑन टू सच वो इतने डिटेल्ड कंसेप्ट्स, उससे पहले मैं आपको एक और थोड़े से ब्रॉडर आइडियाज़ दूंगी जिसके ज़रिए आपको हेल्प होगी टाइम को समझने में और हिस्ट्री के डिविजन्स को अंडरस्टैंड करने में। तो पहला चीज़ जो हम समझना चाहिए हमें वो ये कि जब हिस्ट्री है वो हिस्ट्री ह्यूमंस की स्टोरी है, तो ह्यूमंस कहाँ पे होंगे, उनके दो डायमेंशन हमेशा रहेंगे। उसको हम कहते हैं स्पेशियो टेम्पोरल डायमेंशन। तो स्पेस और टाइम, मतलब स्पेस क्या होगा, ज्योग्राफी कि किस जगह पे बात हो रही है, और टाइम कि किस वक्त की बात हो रही है। उन सब चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके कई सारे लोगों ने डिविजन्स देने की कोशिश की। उन डिविजन्स में से हमारे पास एक ये 3 फोल्ड डिवीजन आता है जिसके ज़रिए हिस्ट्री को डिवाइड किया जाता है, एक प्री हिस्टोरिक फेज में, एक प्रोटो हिस्टोरिक फेज में और एक हिस्टोरिक फेज में। ये हुआ टाइम बेस्ड डिवीजन हिस्ट्री का। जहाँ तक स्पेशल डिस्क्रिप्शन है, ये ऐसा होता है कि जब हम किसी स्पेसिफिक एरिया के बारे में पढ़ें तो हम कहते हैं कि ये उनकी हिस्ट्री है। जैसे कि समझ लीजिए हम इंडिया की हिस्ट्री पढ़ने की अभी आज कोशिश करेंगे तो हम कहेंगे कि इसमें ज्योग्राफी इन्वॉल्व है, वो इंडिया की ज्योग्राफी इन्वॉल्व है। एक कॉमन सी एग्जांपल जिसके बारे में सबको ही पता होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली कहाँ पे थी, इंडिया में थी। इंडिया के किस पार्ट में थी, नॉर्दर्न पार्ट में थी। ज़्यादातर कहाँ पे इसके डेवलपमेंट्स हुए, नॉर्थ वेस्ट में हुए। वो हो गई ज्योग्राफी। अब हमें पीरियड समझने हैं, तो जब हम देखेंगे कि किस वक्त में इंडस वैली थी, उसको समझने के लिए हमने ये टाइम पीरियड वाइज डिवाइड किया है। इसकी एक सिग्निफिकेंस है, ये बताने का रीज़न ये है कि इसमें जो हिस्टोरिक पार्ट है ये वो पार्ट है जिसके बारे में हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स हैं। अब रिटन रिकॉर्ड होने का मतलब ये है कि उस टाइम तक ह्यूमन काइंड ने लिखना सीख लिया था। अगर ह्यूमन काइंड ने लिखना सीख लिया है दैट मीन्स वो डेवलपमेंट के एक आगे की लेवल पे आ चुके हैं, क्योंकि राइटिंग भी एक तरह की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट थी। तो इससे पहले का जो टाइम है वो हमारा हुआ प्रोटो, वो हुआ हमारा प्री। प्रोटो की क्या सिग्निफिकेंस है कि इस वक्त भी लिखना उनको आ चुका था, लेकिन इन्होंने उस तरह से लिखा है, उस तरह की स्क्रिप्ट्स में लिखा है जो आज हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो जो अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट्स में हमारे को इंस्क्रिप्शंस मिली हैं या कहीं पे कॉइन्स पे कुछ लिखा हुआ मिला है, सील्स पे लिखा हुआ है, मिला हुआ है हमें, स्पेशली हम जब हड़प्पा के बारे में देखेंगे तो हम देखेंगे आज तक हम समझ नहीं पाए कि उनकी पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट तो है लेकिन वो है क्या, कैसे पढ़नी है। तो वो उस वाले पार्ट को हम कर देते हैं प्रोटो की तरह क्लासिफाई। उससे पहले का जो एक फेज़ है जिस टाइम पर मैन के बारे में अभी भी हम कंफ्यूज्ड हैं कि वो पूरी तरह से आज की ह्यूमन की तरह डेवलप हुआ था या नहीं, एनाटॉमिकली एटसेट्रा, फिजिकली, या नहीं तो फिर अभी भी वो एनिमल लाइफ में ही जी रहा था। वो वाला जो फेज़ है जिसके बारे में हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, इवन इंस्क्रिप्शंस भी नहीं है, और हमें पता चला है उनकी जो कभी हमें कोई टूल मिल गया, कहीं पर कोई उनका कहीं पर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर मिल गया जिसको हमने उनका घर समझ लिया। उस तरह के एविडेंसेस के बेसिस के ऊपर जो हमने क्लासिफिकेशन की है उसको हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। ये हमारा एक बेसिक ओवरऑल जनरल क्लासिफिकेशन है। इस क्लासिफिकेशन को हम जो प्री वाला है इसको हम मानते हैं कि सपोज करिए एंशिएंट टाइम, जब सिंस द बिगिनिंग, अब हम जिसको भी बिगिनिंग माने, उससे लेकर के करीब 2500 BC तक का टाइम जो है, मतलब टिल 2500 BC तक का जो टाइम है उसको हम प्री वाले में क्लासिफाई कर देते हैं। यही जो प्रोटो वाला है ये 2500 BC के बाद वाला थोड़ा सा टाइम आ जाएगा। जो हमारा मॉडर्न है, मॉडर्न वाला वो है जिसके हमारी रिटन रिकॉर्ड सारे प्रेजेंट हैं। अब ये 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन जनरल है, वर्ल्ड ओवर है, हर जगह पे फॉलो हो रहा है। इसी तरह का एक और क्लासिफिकेशन एक क्रिस्टोफर करके एक हुआ करते थे, उन्होंने दिया था। उन्होंने क्या बताया था कि एक और तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं हिस्ट्री को एज एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न। ये पैरेलल नहीं है, ये मैंने इनके साथ इसलिए लिखा है ताकि आपको क्लासिफिकेशन के 3 फोल्ड सिस्टम समझ आए। इसको एसोसिएट करेंगे हम इंडियन हिस्ट्री के साथ में, तब और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। लेकिन
ये जो क्लासिफिकेशन है उन्होंने इस तरह से दिया, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, 3 तरह से हम इसको क्लासिफाई कर सकेंगे। इससे फ़ायदा हमें ये हुआ कि इसके ज़रिए हम सिविलाइजेशन वाली हिस्ट्री और जो सिविलाइजेशन से पहले जब सिर्फ रूरल बेसिस के ऊपर ह्यूमन सेटलमेंट्स में रह रहे थे और उससे पहले जब वो एक हंटिंग गैदरिंग वाले उसमें थे, उसका क्लासिफिकेशन हमारे लिए थोड़ा ईजियर हो गया। कैसे हुआ वो जैसे जैसे हम स्पेसिफिक पार्ट ऑफ हिस्ट्री पढ़ते जाएंगे वो आप खुद ब खुद कनेक्ट कर लेंगे, वो मैं बताती जाऊंगी, वो होता जाएगा साइमल्टेनियसली। इन 3 वर्ड्स को माइंड में रखते हुए, एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न, हमने कोशिश की है हमारे अपनी कंट्री की हिस्ट्री को भी डिवाइड करने की। उस डिवीजन को अगर हम देखें तो इंडिया की जो हिस्ट्री है उसका डिवीजन इस तरह से होता है कि जो एंशिएंट है सिंस बिगिनिंग अगेन, उससे लेकर के 647 BC तक। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने एक लेटर लिख दिया है C, इसका मैं आपको सिग्निफिकेंस बताऊंगी। 647 ये ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक ईयर में बस ऑन द फर्स्ट ऑफ दैट ये ऐसा हुआ कि अभी चेंज हो जाएगा। ये हमने एक अप्रॉक्सीमेट डेट ली है बेस्ड अपॉन हमारे जो भी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, एक अप्रॉक्सीमेशन हम लेते हैं इस तरह की डेट्स को कंसिडर करते हुए। फिर मिडीवल हम कंसिडर करते हैं, यही 647 BC के अराउंड शुरू हुई, जब एंशिएंट पीरियड को हम समझते हैं कि ख़त्म हुआ, उससे लेकर के 757। अब ये 757 एग्जैक्ट डेट हम क्यों मानते हैं, क्योंकि हम अभी इंडियन कंटेक्स्ट में बात करना शुरू कर रहे हैं और इंडियन कंटेक्स्ट में 1757 एक बहुत मेजर डेट है क्योंकि यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी हुई थी और बैटल ऑफ प्लासी से पूरे इंडिया का पूरा हिस्ट्री बदल गई। कैसे बदली, कैसे हुआ, वो सारा हम पढ़ेंगे। बैटल ऑफ प्लासी जो थी एक इंडियन किंग और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। यहाँ पे जिस तरह से रूल इंडिया को करना था वो उस चीज़ के अंदर चेंज आया बैटल ऑफ प्लासी से। बिकॉज ऑफ दैट डिसाइसिव बैटल हमने कंसिडर करते हैं कि अब हमारा मॉडर्न फेज शुरू हो गया एंड ये मॉडर्न फेज आज तक चल रहा है। अब आज का हमारा फोकस एरिया जो है वो है इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री। क्योंकि हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, देयरफॉर हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस टाइम पीरियड में ये सब कुछ हो रहा था और इंडिया के किस किस पार्ट में हो रहा था। अब जिस टाइम पीरियड में हो रहा था उस टाइम पीरियड को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स को पहले अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उन डिविजन्स पर जाएंगे। देखिए, जब हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो उससे पहले एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। स्कूल में हम सब ने पढ़ा है, एक चीज़ होती थी उसको हम इंटीजर्स बोलते थे। इंटीजर्स जो होते थे जब हमने वो पढ़ना शुरू किया था तो उसमें हम एक ऐसे लाइन बनाते थे, यहाँ पे हम 0 लिखते थे, यहाँ पे हम 1 लिखते थे, यहाँ पे हम -1 लिखते थे। ये वाला कंसेप्ट थोड़ा सा अगर क्लैरिटी के साथ आपको याद है तो आप ये समझिए कि हम बोलते थे कि जो -2 है वो छोटा है -1 से, क्योंकि हम इस तरह से प्रोग्रेस करते थे कि जैसे जैसे आप राइट हैंड साइड को जाते जाएंगे आपका डिजिट बड़ा होता जाएगा। बस इस हल्का सा इसको याद रखिए। इसको याद रख के अब हम कंसेप्ट समझेंगे BC और AD का। क्या है कि जो हमारी हिस्ट्री है इसके टाइम पीरियड को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये याद रखिए कि देखिए जो वर्ल्ड था, वर्ल्ड में जिस वक्त डेवलपमेंट्स आई हैं और सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ डेवलपमेंट आई हैं, उस टाइम पे ज़्यादातर जो एम्पायर्स थी वो क्रिश्चियन एम्पायर्स थी। तो जो उस टाइम पर डिविजन्स किए अंडरस्टैंडिंग के लिए वो कहीं ना कहीं क्रिश्चियन माइथोलॉजी से और इन सब चीज़ों से रिलेट करके किए। तो जो उन लोगों ने पॉइंट लिया उस वक्त, जो मैनकाइंड के लोग थे उन लोगों ने जो पॉइंट लिया, उन्होंने वो पॉइंट लिया कि द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसके बेसिस के ऊपर उन्होंने टाइम को डिवाइड किया। द टाइम दैट वाज बिफोर जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का वक्त और उनके बर्थ के बाद का वक्त। उस वजह से उन्होंने 2 टर्म्स निकाले। एक निकाला BC जिसको कहते हैं हम बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट उन्होंने एक टर्म दिया और उसके बाद वाला जो आया टाइम उसको उन्होंने बोला AD। इसका इस वर्ड का ये एक्चुअली एक एब्रिविएशन है, इसका है कि एनो डोमिनी बोलते हैं हम इसको। एनो डोमिनी का मतलब है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड दैट जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न, उसके बाद की हिस्ट्री। ये मैंने इस तरह से क्यों समझाया, क्योंकि जब हम BC और AD को देखेंगे तो इस तरह से होता है, BC इस तरफ और AD इस तरफ। जैसे जैसे आप इस तरफ जाएंगे, सपोज करिए ये 1st सेंचुरी BC है, ये 2nd सेंचुरी BC है, तो जो 1st सेंचुरी BC है वो कंपैरेटिवली नया टाइम है कंपेयर्ड टू 2nd सेंचुरी BC।
सेकेंड सेंचुरी BC पहले हुई होगी और फिर ये फर्स्ट सेंचुरी, हम उल्टा आ रहे हैं। नॉर्मली हमारा क्या है कि अगर दिस ईयर इज 2020, देयरफॉर नेक्स्ट ईयर विल बी 2021, उसके बाद 2022, यहाँ पे उल्टा चलता है सिस्टम। तभी हम ये कह रहे हैं कि बड़ा जो डिजिट है वो पीछे है, जो छोटा डिजिट है वो आगे है। ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें कई बारी कैलकुलेशंस करनी होती हैं कि कितने साल पहले हुआ था। 2000 साल पहले हुआ था, तो 2000 साल पहले का मतलब हम कहाँ पे पहुँचे? हम पहुँचे जहाँ पे BC शुरू हो रहे थे। तो उस तरह का हमें अंडरस्टैंडिंग रखने के लिए दिस इज़ व्हाट वी हैव टू लाइक रिमेंबर। अब यही जो टर्म्स थे, क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक थे कि विद रेफरेंस टू द बर्थ ऑफ क्राइस्ट था, तो विद टाइम जब बाकी भी कंट्री स्ट्रांग हो गई तो बात निकली कि इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज जब किया गया तो क्या किया गया, एक नया सिस्टम ले आए जिसको कि हमने बोला करंट एरा। वो करंट एरा वाले को हमने बोला CE, और जो उसी करंट एरा में जो BC का मतलब पैरेलल था उसको बोला गया BCE। बस सिंपल सी इतनी सी बात है। ये आपके लिए लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि सारी डेट्स, और स्पेशली जब हम एंशियंट के सेक्शन की बात करेंगे तो सारी डेट्स मेजॉरिटी ऑफ इट विल बी इन द BC टर्म्स। दूसरा एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है CA एंड C। अब इस पॉइंट को जब हम अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें ये देखना है कि इसको हम कहते हैं, ये जो वर्ड है, दिस वर्ड इज नोन एज सिरका। नाउ इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर 647 BC, ये बताते हुए मैंने ये कहा कि ये अप्रॉक्सीमेट डेट है। ये अप्रॉक्सीमेट सिस्टम समझने के लिए हम यूज़ करते हैं सिरका। देखिए बहुत सारी हिस्ट्री की ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें क्लियरली नहीं पता है। कुछ जो भी हमारी फाइंडिंग्स थी या जो भी हमारे पास रिटन रिकॉर्ड था उसको यूज़ करके हमने काइंड ऑफ कंसिडर कर लिया है कि ये अप्रॉक्सीमेट शायद 650 के अराउंड हुआ होगा, शायद इस सेंचुरी के अराउंड हुआ होगा। उस चीज़ को कंसिडर करने के लिए, उस चीज़ को एक लेजिटिमेटली प्रेजेंट करने के लिए एकेडमिक्स में और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं। इसको लिखने के दो तरीके हैं जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। फिर मैंने लिखा है सेंचुरी। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि हमें क्या होता है कि कई बार लिखा हुआ होता है कि इस सेंचुरी में हुआ था, फिर हमें पता नहीं चलता कि ये किस सेंचुरी में हुआ था। जैसे सपोज करिए मैं कहूँ आपसे कि कोई चीज़ है वो 17th सेंचुरी में हुई, 17th सेंचुरी में हुई, तो फिर हमारे पास ये आता है कि 17th सेंचुरी का मतलब क्या है। हमें क्योंकि 17 लिखा है तो हम बोलेंगे कि 1701, 1702 ऐसे, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि जो पिछली इससे पहले वाले साल थे 1600 समथिंग जो थे वो क्लब करके 17 जो वो 100 ईयर्स जो उसके थे 16 वाले के वो मिला करके बनती है अगली सेंचुरी। देयरफॉर जब हम सेंचुरी के टर्म्स में बोलते हैं तो जो डिजिट होता है वो हम आगे की सेंचुरी का बोलते हैं, उसके कंपोजिंग ईयर्स जो होते हैं पीछे के डिजिट के होते हैं। मतलब 17th सेंचुरी का हम बोल रहे हैं तो उसका मतलब है 1600s वाली डेट। ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि इसके बेसिस के ऊपर हमारे अच्छे खासे कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं। अब इन मेजर पॉइंट्स को कंसिडर करने के बाद हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो हमारा फीचर है, जो हमारा आज का पूरा प्लान है कि हम शुरू करें एंशिएंट इंडिया के बारे में समझना, उसकी कोशिश करते हैं। ये जहाँ तक हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का सवाल है, एंशिएंट हिस्ट्री वो है जो कि शुरुआत उसकी कब हुई है एग्जैक्ट पिन पॉइंट जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि नहीं कर सकते, लेकिन इतना हमको पता है कि ये उस वक्त से हम कंसिडर करना शुरू कर लेते हैं जब मैनकाइंड ने थोड़े बहुत एडवांसमेंट्स करने शुरू किए। एडवांसमेंट्स कैसे? जैसे कि कुछ टूल्स बना लिए, अचानक से डिस्कवरी हो गई फायर की, अचानक से कभी डिस्कवरी हो गई कि कुछ एनिमल्स हैं जिनको वो अपने साथ लेके चल सकते हैं, कुछ फेरोशियस हैं जिनसे उनको बचना है, भागना है। फिर कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग्स भी हुई जैसे कि कहीं पे सीड्स गिर गई तो उनको लगा कि ये सीड्स जो हैं ये तो उस दिन गिरी थी, आज यहाँ पे प्लांट है। तो इस तरह की बड़ी सारी एक्सीडेंटल डिस्कवरीज हुई, बड़ी सारी चीज़ें साथ में मिल करके जुड़ करके उन लोगों ने ढूंढी। उन सारी चीज़ों को भी हम इसका पार्ट ही समझते हैं। उस सारे के बेसिस के ऊपर हम ये करते हैं कि हम हमारी हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं प्री हिस्टोरिक पार्ट, फिर उसके बाद हिस्टोरिक वाला पार्ट। उस हिस्टोरिक वाले पार्ट में
इस तरह के डिविजन्स हैं। जैसे कि पहले हम कंसिडर करेंगे हमारा वो डिवीजन जिसमें हम इंडस वैली के बारे में बात करेंगे, उसके बाद टाइम आता है जिसको हम कहते हैं वैदिक टाइम्स, उसके बाद आते हैं ये महाजनपद, मौर्यन पीरियड, पोस्ट मौर्यन पीरियड, देन गुप्ता पीरियड एट्सेट्रा। ये जो फ्लो है इसको हमें इस तरह से समझना है कि सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि वो वाला टाइम था कि जब वो टूल्स एट्सेट्रा बना रहे थे, उस टाइम का कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। बार बार हम यही कह रहे हैं, रिटन रिकॉर्ड नहीं है तो उनकी चीज़ें ढूंढ रहे हैं हम। अब जो चीज़ें हमें मोस्टली मिलती हैं वो क्या होती हैं कि जैसे क्योंकि वो वॉन्डरर्स एंड गैदरर्स हुआ करते थे, तो कहीं पर ऐसा होता था कि कोई स्टोन हमें मिला, वो जो स्टोन है उसका बहुत ही पेक्यूलियर शेप है। हमें पता है कि ये नेचुरली ऐसे नहीं हो सकता, नेचर में इस तरह का स्टोन अवेलेबल नहीं हो सकता। जैसे कि किसी की एकदम शार्प एज है और बिल्कुल दोनों तरफ से शार्प एज है और एकदम में वो फ्रंट में एकदम पॉइंट बना रहा है, तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ इसका यूज़ होगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे नेचुरली कितना भी कोई भी स्टोन, हमारे आज भी हमारे पास स्टोन्स अवेलेबल हैं, लेकिन उनके अंदर एक स्मूथनेस होती है कि वो स्मूथनेस हटा दी गई है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हो सकता है इसका किसी टूल की तरह यूज़ किया गया हो। कुछ ऐसा स्टोन हो सकता है जिसको बिल्कुल फ्लैट कर दिया गया है, तो इतना फ्लैट तो नेचुरली अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स ये मैन ने किया है। उसी के बेसिस के ऊपर, इसी तरह के डिस्कवरीज के बेसिस के ऊपर प्री हिस्टोरिक पार्ट आ जाता है। अब जो प्री हिस्टोरिक पार्ट है इसका डिवीजन हम करने की कोशिश करते हैं 3 तरह से। एक हमारे पास होता है पेलियोलिथिक, एक हमारे पास है मीजोलिथिक और एक हमारे पास आ जाता है नियोलिथिक। ये डिवीजन हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट होता है क्योंकि जो ये पेलियोलिथिक वाला डिवीजन है ये वो है जिसका हम अप्रॉक्सीमेटली वही कंसिडर करते हैं कि 2 मिलियन ईयर्स अगो इस तरह की शुरुआत हुई थी। इसके अपने 3 फेजेस में हम इसको डिवाइड करते हैं। जब बिल्कुल ही कुछ हल्का फुल्का डेवलपमेंट था, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया कि पेंटिंग वेंटिंग आ गई। जो ये पेलियो वाला पार्ट है, इस पेलियो वाले पार्ट में हम कंसिडर करते हैं कुछ मेजर डिस्कवरीज जैसे कि इस टाइम पर हम देखते हैं मैन ने फायर डिस्कवर कर लिया था। फायर डिस्कवर करने के साथ साथ एक और चीज़ हम ये कंसिडर करते हैं कि इनके जो टूल्स थे वो काफ़ी बड़े थे। दैट मीन्स टूल मेकिंग स्टार्ट हो गई थी, मैन ने शुरू कर दिया था स्टोन्स को और बोन्स को यूज़ करना एज टूल, लेकिन अभी वो बहुत बड़े साइज़ के थे, फाइन तरीके से अभी उसको उतना ज़्यादा फाइन नहीं बना पा रहे थे। तो मोस्टली ऐसा होता कि कहीं पर कोई नेचुरली कोई स्टोन पड़ा होता, उसको बना लिया, इस तरह से ये लोग यूज़ करते थे। इसकी बहुत सारी साइट्स हमें इंडिया में भी मिली हैं। अब जैसे एक जगह है भीमबेटका, वहाँ पे हमें इसका 3rd स्टेज जो है, जो इसमें पेलियोलिथिक का सबसे एडवांस स्टेज है, उसके कुछ एविडेंसेस हमें मिले हैं। कुछ प्राइमरी लेवल की इस तरह की के मार्किंग्स मिले हैं जिसको कि हम कह सकते हैं कि वो पेंटिंग्स हैं। तो इसके बेसिस के ऊपर हमने देखा कि नर्मदा वैली जो है हमारे कंट्री की, और जो ये MP वाला मध्य प्रदेश वाला रीजन है, वहाँ पे हमारे को इसके कुछ एविडेंसेस मिले हैं। इसके बाद ही जाकर के हमने देखा कि एक और फेज़ आता है, वो थोड़ा छोटा फेज़ है। पेलियोलिथिक को हम कंसिडर करते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 10,000 BC पर ये वाला फेज़ ख़त्म हो गया था। जो नेक्स्ट स्टेज आती है उसको हम कहते हैं मीजोलिथिक फेज़। ये एक बहुत छोटा फेज़ था। इस फेज़ के अंदर ये हुआ था कि कुछ इस तरह के डेवलपमेंट्स हुए थे दैट पेव द वे फॉर द न्यू स्टेज। जो न्यू स्टेज थी वो बहुत सिग्निफिकेंट थी। तो जो ये छोटा फेज़ था बीच का मीजोलिथिक, ये था अप्रॉक्सीमेटली 10,000 BC से लेकर के करीब 8,000 BC तक। और इस छोटे से टाइम पीरियड में मैनकाइंड ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये की कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गया। एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल की वजह से मैनकाइंड की लाइफ में बहुत तरह की स्टेबिलिटी आई। वो किस तरह से आई, कैसे आई, वो भी हम समझेंगे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल करने के साथ साथ में थोड़ा बहुत एक तरह का एक जगह पे रुकना भी इनका शुरू हो गया। इसकी भी हमने कई सारी साइट्स देखी हमारे यहाँ। जो हमारे यहाँ साइट्स हैं इसकी, उसमें से कुछ हमें अगेन क्योंकि नर्मदा वैली जो थी वहाँ पर ऑलरेडी इस तरह के डेवलपमेंट्स थे, मैनकाइंड रह रहा था, तो आगे भी मीजोलिथिक में भी हमने उसमें देखी एडवांसमेंट्स होती। मीजोलिथिक टाइम की भीमबेटका की पेंटिंग्स तो काफ़ी फेमस रही हैं जब से उनकी डिस्कवरी हुई है 19th सेंचुरी में ही। तो ये एक हमारा वो वाला फेज़ था। क्योंकि मैंने बोला कि ये एक ट्रांजिशन फेज़ था, it was allowing man to move towards a newer and a more technologically advanced phase। ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड पीरियड में जब मैनकाइंड आया तो उस एडवांस्ड पीरियड का हमने नाम लिया नियोलिथिक। अब नियो का मतलब होता है न्यू।
तो क्यों हमने इसको ऐसे बोला? जो अच्छा एक पॉइंट याद रखने वाला ये है कि जो मीजोलिथिक फेज़ है, इस टाइम पर जो टूल्स थे ये थोड़े फाइन होने लगे थे। फाइन इन द सेंस कि पेलियो में बड़े बड़े टूल्स हुआ करते थे, मीज़ो में क्या हुआ, इनका जो साइज़ था वो भी थोड़ा छोटा होने लगा और थोड़ा नीटनेस आने लगी इन टूल्स के स्ट्रक्चर में। नियोलिथिक जब आया, इसकी सिग्निफिकेंस सबसे ज़्यादा ये रही कि इस टाइम पर मैन ने शुरू कर दिया कल्टिवेशन। एंड कल्टिवेशन जो है ये सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट था इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन काइंड। इस कल्टिवेशन की वजह से ही मैन की लाइफ कम्प्लीटली रेवोल्यूशनाइज हो गई। जब मैन ने एग्रीकल्चर शुरू किया तो ये हुआ कि सबसे पहले उसकी वॉन्डरिंग एंड गैदरिंग वाला जो उसका एक लाइफस्टाइल था जिसमें वो एक जगह पे रह नहीं पाता था, वो सबसे बड़ा जो इशू था वो रिजॉल्व हो गया। फूड अवेलेबल होने लगा, जहाँ भी आप रहो वहाँ पर यू कुड ग्रो समथिंग जो कि कल को आप कंज्यूम कर सको। जब आपने कल्टीवेशन शुरू की, अब आप फूड ग्रो भी कर रहे थे, स्लोली आपको ये भी समझ आया कि कुछ कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि हम थोड़ी देर के लिए रख भी सकते हैं और ये ख़राब नहीं होंगे। तो मैनकाइंड को ये भी समझ आया कि अभी हमें स्टोरेज करने की कोशिश करनी चाहिए इनको। जब स्टोरेज करने की बात आई तो वहाँ से ये भी एक चीज़ निकल के आई कि अब किस में स्टोर करें। तो जब स्टोर करने के लिए कोई चीज़ चाहिए थी तो दैट थिंग लेड टू द डिस्कवरी ऑफ पॉटरी। और पॉटरी जो है वो इतनी सिग्निफिकेंट रही है मैनकाइंड के हिस्ट्री को ट्रेस करने के लिए कि एक्चुअली में हम इन टाइम पीरियड्स का डिवीजन फिर से करते हैं बेस्ड अपॉन द काइंड ऑफ पॉटरी। जैसे नियोलिथिक में हम बोलते हैं कि हमारे पास ब्लैकवेयर हुआ करते थे, क्यों? क्योंकि उसी तरह की होती थी। किस तरह से वो उनको बनाते थे वो बहुत सिग्निफिकेंट है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, हमने नियोलिथिक में ही देखा कि व्हील आ गया और व्हील वाली पॉटरी आ गई। तो हम पॉटरी को देख करके बता सकते हैं कि ये व्हील पे बनी है या फिर हैंडमेड पॉटरी है। तो हमें पता चला कि नहीं, तो ये व्हील के टाइप की पॉटरी है, व्हील पे बनी हुई। तो नाउ वी न्यू कि जिस टाइम पीरियड का ये हमें पॉट मिला है कहीं पर, इस टाइम पे मैन ने व्हील बना लिया था। तो काफ़ी जो मिसिंग गैप्स थे हिस्ट्री के, उसको फिल करने में ये चीज़ें आई। साइड बाई साइड कल्टिवेशन का एक और ये फ़ायदा हुआ कि क्योंकि अब मैन को अपना इतना एनर्जी नहीं लगाना पड़ा टू फाइंड फूड, therefore now they had time to think about other things में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी कि जो उनकी लाइफ थी नॉर्मल एक वन डे में जो वो काम किया करते थे। जैसे पहले उनको पता होता था कि अभी मुझे निकल जाना है और जाना है ढूंढ करके लाना है खाने के लिए, उसके बजाय अब उन्हें इन्वेस्ट करना शुरू किया। जब वो इन्वेस्टमेंट वो करने लगे अपने थॉट्स की तरफ, तो स्लोली इनोवेशन बढ़ती गई और इनोवेशन इतनी बढ़ गई कि आहिस्ता आहिस्ता जो ये थे, एक तो ये सेटल तो हो ही गए नियोलिथिक की वजह से, फिर ये जो सेटलमेंट्स थे ये विलेजेस बन गए एंड विलेजेस इवेंचुअली सिटीज़ में कन्वर्ट हुए। एंड यही सिटीज़ जब कंबाइन हुई तो बड़ी सिविलाइजेशंस बनी। जब हम हड़प्पा पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमारे को एक फ्लो में दिखाई देंगी, ये सारी चीज़ें कनेक्ट होती हुई दिखाई देंगी। तो ये जो 3 बेसिक फेजेस हैं प्री हिस्ट्री के, ये हमें ले करके आते हैं एक ऐसे फेज़ में जहाँ पर हम देखते हैं कि सिविलाइजेशन की भी डेवलपमेंट इंडिया में हो सकती थी। वो जो फेज़ है उसको हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन फेज़। जहाँ पे हमारी ये प्री हिस्ट्री ख़त्म होती है, इस प्री हिस्ट्री और इंडस वैली को कनेक्ट करते हुए हमारे पास कुछ फेजेस आते हैं। वो फेजेस जो है वो मर्ज हो जाते हैं इन दोनों प्री हिस्ट्री और इंडस वैली वाले टाइम पीरियड से। जब हम बात कर रहे थे प्री हिस्ट्री की, तो हम बार बार बोल रहे थे कि ये पेलियोलिथिक है, मीजोलिथिक है, नियोलिथिक है। तो जो बात हो रही थी लिथिक जो वर्ड था खुद में, इसका मतलब था स्टोन। दिस वर्ड इन इटसेल्फ डिनोट्स स्टोन। तो दैट मीन्स जब तक हम ये बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि हम बात कर रहे हैं उस टाइम की जब जितने भी टूल्स थे या जो मेजर रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा था वो था स्टोन। विद टाइम ऐसा हुआ कि जो रॉ मटेरियल, एक नई चीज़ मिल गई ह्यूमंस को, वो था मेटल। अब जब ये मेटल मिला तो इसकी यूजेज करने के लिए अलग अलग रास्ते ढूंढे गए। ये जब मेटल आया, इसका यूज़ इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट था ह्यूमंस की लाइफ पे, और इस इम्पैक्ट के वजह से हम हिस्ट्री को फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू फेजेस अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ मेटल जो यूज़ हो रहा था। वो फेजेस क्या हैं? एक हमारा फेज़ होता है जिसको हम कहते हैं चाल्कोलिथिक फेज़, और एक हमारा फेज़ होता है जिसको हम बोलते हैं आयरन एज। अब जहाँ तक हमारे चाल्कोलिथिक फेज़ का सवाल है,
ये वो वाला फेज़ है जिसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले एक मेटल जिसको कि हम कहते हैं कॉपर करके एक मेटल होता था जो कि डिस्कवर हो गया। तो अब जो टूल्स बने उसमें एक ये मेटल कॉपर होता था प्लस स्टोन का यूजेज या स्टोन के टूल्स का भी यूजेज कंटिन्यू होता रहा। देयरफॉर ये बन गया चैल्कोलिथिक, कंबाइनिंग द टू टर्म्स। कॉपर जब मिला इवेंचुअली ये भी हमें पता चल गया, मैनकाइंड ने डिस्कवर कर लिया कि अगर हम इसके साथ में मिला दें एक दो और मेटल्स तो उससे क्या होता है कि एक नया तरह की चीज़ बन के आती है। वो एक अलॉय था ब्रॉन्ज। तो जो ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज ने बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए वर्ल्ड की स्टोरी में। हमारी कंट्री में ब्रॉन्ज एज को हम थोड़ा सा कम पढ़ते हैं जब हम अपनी हिस्ट्री पढ़ते हैं, इसकी वजह से क्योंकि जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स ऐड होने थे उसका कहीं कहीं पे हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे। तो इट इज़ डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। बट अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तब देखेंगे हम कि ब्रॉन्ज के बेसिस के ऊपर हमने पूरी उनकी हिस्ट्री को डिवाइड करके रखा है। इनफैक्ट वहाँ पे ब्रॉन्ज एज की तरह रेफ़र करके हम वर्ल्ड की हिस्ट्री की पूरा स्टडी करते हैं। नाउ ये जो कॉपर वाला टाइम था ये वो वाला टाइम था कि जिस टाइम पर हमने देखा हमारी मेजर सिविलाइजेशन जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हम जिसको कह रहे हैं वो आई और सस्टेन किया। और इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट और मोस्ट वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। वो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो टाइम पीरियड था वो था जिस वक्त वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में और भी बहुत ग्रेट सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट कर रही थी। और हमारी सिविलाइजेशन जो हड़प्पा थी इनका रिलेशन उन सब के साथ भी था इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ये चीज़ें हमें बहुत सारे एविडेंसेस से पता चली हैं। जैसे जैसे हम डिटेल्स में पढ़ते जाएंगे हमें पता चलता जाएगा। जैसे कि हमें सील्स मिली हैं कहीं कहीं पर और कहीं पर कुछ पॉटरी मिली है जो कि हमें पता है कि ये जो है ये मेसोपोटामिया में बनती थी, इराक में बनती थी। और ये हमारी कंट्री में अगर मिल रही है तो डेफिनेटली किसी ना किसी ने लाई होगी और कुछ इस तरह का ट्रेड हुआ होगा। तो बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के टेक्स्ट में भी हमें रेफरेंस मिलती है और डिस्क्रिप्शन मिलता है इंडस वैली का। और हमारे अपने भी काफ़ी सारी तरीके से हमने काफ़ी इनके बारे में डिस्कवरीज कर ली हैं। एक सिग्निफिकेंट चीज़ जो हमें इस पीरियड के बारे में याद रखनी चाहिए वो ये कि इस टाइम पर जो स्क्रिप्ट थी वो हम अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। ये एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, कोशिश की है हमने समझने की लेकिन कंप्लीट हम इसको डिसाइफर नहीं कर पाए। तो एग्जैक्टली 100% आइडिया हमें नहीं है। Therefore, archaeological findings and the writings of the other countries have played a great role इसको समझने के लिए। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम जैसे जैसे ख़त्म होता रहा वैसे वैसे स्लोली आयरन आ गया और आयरन एज शुरू हो गई। जब आयरन एज शुरू हुई है उस वक्त हमने देखा है कि हमारी कंट्री में वो वाला टाइम था जिसको कि हम कहते हैं वैदिक फेज़। तो एक प्री वैदिक फेज़ था जिसमें ये जो वैदिक फेज़ और प्री वैदिक फेज़ है ये दो तरह से अंडरस्टैंड किया जा सकता है। आज जैसे हम देखें इसको तो हमारा कल्चर और हमारे जो कुछ रिलीजियस आइडियाज़, मेजर रिलीजियस आइडियाज़ हमारी कंट्री में हैं, आज भी ये वही कुछ आइडियाज़ जो उस वक्त डेवलप हुए थे वही कंटिन्यू हो रहे हैं। तो जहाँ तक वैदिक टाइम्स का सवाल है, वैदिक टाइम्स में हम देखते थे कि बहुत सारे इस तरह के गॉड्स आ गए थे, बहुत सारे इस तरह के वर्शिप का मेथड हो गया था जो आज भी हम आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं बिकॉज दे हैव कंटिन्यूड। ये वो वाला फेज़ था जब आयरन को यूज़ किया। ये वो वाला फेज़ था जब अलग अलग तरह के टेक्स्ट को लिखा जाना शुरू हो गया। जो लैंग्वेज यूज़ की वो लैंग्वेज हम आज भी समझ रहे हैं। दो लैंग्वेजेस को हम ज़्यादा कंसिडर करते हैं क्योंकि वो हमने अब मतलब वी ऑल्सो नो हाउ टू रीड देम। एक जो लैंग्वेज आई वो ये थी कि उसको हम प्राकृत कहते थे और एक जो लैंग्वेज थी उसको संस्कृत कहते हैं। संस्कृत तो आज भी हमारे यहाँ एक मेजर लैंग्वेज की तरह है ही एग्जिस्टिंग। तो बहुत ही काफ़ी ईयर्स लेकर के कुछ टेक्स्ट लिखे गए। टेक्स्ट जैसे कि हम देखते हैं कि महाभारता लिखी गई, रामायणा लिखी गई, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगे इन टेक्स्ट को लिखे जाने में और इनके ज़रिए हमें बहुत सारा डेटा मिलता गया जब हमने उनको वापस रेफ़र किया। इसके साथ साथ में और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, धर्मशास्त्रास हैं, पुराणास हैं एक्सेट्रा। उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे जब हम डिटेल में आगे चलेंगे। तो इस वैदिक टाइम के बाद हम ये देखते हैं कि और भी
एक तरह का एक रेवोल्यूशन ही कह सकते हैं, क्योंकि हम और भी ज़्यादा अर्बनाइज होने लगे। इंडस वैली का ये था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने टाइम पर एकदम एपिटोम पर थी अर्बनाइजेशन के, फिर थोड़ा डाउनफॉल आया, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, वी विल स्टडी। फिर इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता कैसे हुआ, फिर से राइज हुआ सिटी लाइफ का, अर्बनाइजेशन का, और उसका एक जो हम जेनिथ देखते हैं दैट इज सीन इन द फॉर्म ऑफ महाजनपदास। देयर वर 16 महाजनपदास दैट वर क्रिएटेड, जो कि सिम्बलाइज करते थे अर्बन लाइफ, जो कि सिम्बलाइज करते थे उस टाइम की हमारी कंट्री की एम्पायर्स की एग्जिस्टेंस। ये महाजनपदास जो थे, ये वो वाला टाइम था जिस टाइम पर हम देखते हैं डायनास्टीज़, जैसे कि एक डायनास्टी हरनिका डायनास्टी हम बोलते हैं, उसके किंग्स बहुत फेमस हैं, जैसे कि अजातशत्रु उसी के किंग हुआ करते थे। तो ये उस तरह के नाम हैं जो हमें अभी भी लगता है कि काफ़ी कॉमनली हमने लोगों के टॉक्स में, रेफरेंसेस में सुना है, क्योंकि इतना ग्रेट वर्क ये लोग करके गए। जो ये वाला टाइम था महाजनपदा वाला, चलता रहा। यहाँ पे डेट आप देख रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली मैंने लिखी है 320 BC के अराउंड तक। ये इस वाले फेज़ का कह सकते हैं कि एंड आया विथ अ डायनास्टी जिसको कि हम नंदाज कहते हैं। जब नंदाज रूल कर रहे थे तो एक ऐसा टाइम आया जिस टाइम पर जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, उसमें ऐसा हुआ कि लोगों के अंदर थोड़ा बहुत रिजेंटमेंट था। उस तरह के एक पर्सन जिन्होंने कि इस रिजेंटमेंट को अपने साथ दिमाग में रखते हुए प्लानिंग की और इवेंचुअली नंदाज को हटा के एक नई डायनास्टी इस्टेब्लिश की। वो जो डायनास्टी थी वो मौर्यन थी। तो हमने ये हमेशा पढ़ा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ही वॉज अ ग्रेट रूलर, ही केम एंड ही इस्टेब्लिश द मौर्यन डायनास्टी। ये बहुत सिग्निफिकेंट फेज़ था, क्योंकि अभी हमें पता चलेगा कि ये वो वाला टाइम था जिस टाइम पे हमें सबको पता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एसोसिएटेड थे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी, उसको हम एक एपिक बुक मांगते हैं कि उसने पॉलिटिक्स भी बदल दी और इकोनॉमी का सिस्टम भी बदल दिया। आज भी हम उसको रेफर करते हैं। तो देयरफॉर वन कैन अंडरस्टैंड कि द लेवल ऑफ एक्सपर्टीज पीपल हैड अटेन्ड बाय दैट टाइम। नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास जो फेज़ आता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट मौर्यन या फिर प्री गुप्ता फेज़। देखिए, हर एम्पायर के साथ ऐसा हुआ है कि वो एकदम अपने टॉप पे रहती है, अपने जेनिथ पे रहती है, सडनली फिर ऐसा होता है कि चेंजेस आने लगते हैं। चेंजेस आते 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 कोई दूसरी एम्पायर आती है और उसकी जगह पे जगह ले लेती है। तो ये वो वाला फेज़ है, पोस्ट मौर्यन फेज़ है। पोस्ट मौर्यन फेज़ में हमने देखी कुछ सिग्निफिकेंट डायनास्टीज़, जैसे कि हमारे पास शुंगास थे, कुशानास थे, सतवाहनास थे, एट्सेट्रा। तो इनकी प्रेजेंस रही। उसके साथ साथ में हम देखते हैं 3 और इस तरह के, जैसे हम सबने नाम सुना होगा चोलास का, चेरास का। तो ये इस वाले फेज़ में एग्जिस्ट किया करते थे इंडिया में। उसके बाद हमारे पास फेज़ आया गुप्ताज का फेज़। गुप्ताज के फेज़ को एक बहुत ही गोल्डन फेज़ माना जाता है इंडिया की हिस्ट्री में। इस फेज़ में ऐसा होता था कि हम ये मानते हैं कि ये एकदम हमारी कंट्री जो थी, हर डायमेंशन में, जो उस वक्त जो भी डायमेंशन एग्जिस्ट कर सकती थी, उसमें काफ़ी हायर लेवल पे जा चुकी थी। ट्रेड एंड कॉमर्स हमारा बहुत ही ज़्यादा था। ये हम इस वजह से कह सकते हैं क्योंकि गुप्ता फेज़ के हमें होर्ड्स एंड होर्ड्स ऑफ कॉइन्स मिले हैं, जिसमें गोल्ड कॉइन्स हैं। और गुप्ता एरा के जो कॉइन्स हैं उस पर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, यूपीएससी में पूछा जा चुका है। तो जो गुप्ता एरा के कॉइन्स हैं उसकी वजह से हमें काफ़ी कुछ पता चला कि किस लेवल का, कितने हाई लेवल की इकोनॉमी उस टाइम पे सस्टेन कर रहे थी हमारी कंट्री, एंड साइमल्टेनियसली ट्रेड एंड कॉमर्स कितना ज़्यादा था। बिकॉज इसी टाइम पे हमें रोमन कुछ करेंसी भी मिली है उस टाइम की, एंड ऑब्वियसली आर्टिफैक्ट्स तो मिले ही मिले हैं। गुप्ता टाइम के हम देखते हैं चंद्रगुप्ता हुआ करते थे, एक इनके रूलर। इसमें एक सिग्निफिकेंट रूलर है जिनका नाम समुद्रगुप्ता था। समुद्रगुप्ता को बोला जाता था कि वो इंडियन नेपोलियन है, अगर हम हिस्ट्री में देखें तो ये जो फेज़ रहा गुप्तास का, ये हमारी कंट्री के लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव फेज़ रहा। उसके बाद लेकिन लाइक एवरी अदर ग्रेट एम्पायर, ग्रेट डायनास्टी, इसका भी फॉल हुआ। इवेंचुअली आगे चलते चलते हम देखते हैं पोस्ट गुप्ता फेज़ आ जाता है। फिर हमने इस सारे के दौरान हम ये देखते हैं जो ये 300s थे, 300s में हमारी कंट्री में एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ हुई थी कि अलेक्जेंडर आ गए थे। तो वो क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें किसके साथ कनेक्टेड हैं, दैट वी विल स्टडी वंस वी गो इनटू द डिटेल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स। सो थैंक यू वेरी मच, and after this we will be beginning with the details of ancient history. The first thing जो हम सबसे पहले करने की कोशिश करेंगे वो हम पढ़ेंगे कि क्या क्या सोर्सेज हो सकती हैं हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने की। तो थैंक यू।